उत्तर प्रदेश की सियासत में गहरा तनाव है और इतना तीखा तनाव, और वो भी सूबे की राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरों में, उनके मध्य योगी आदित्यनाथ एक तरफ और अखिलेश यादव दूसरी तरफ। एक दौर था इसी उत्तर प्रदेश में जब भाजपा वाले शिविर का नेतृत्व कल्याण सिंह करते थे और समाजवादी वाले शिविर का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव करते थे, और अयोध्या का आंदोलन हिलोरे मारता था उत्तर प्रदेश की जमीन पर। उस समय भी इसी ढंग का तनाव दिखता था मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को लेके, लेकिन तब उनके समर्थकों में यह तनाव ज्यादा होता था। वो आपस में एक दूसरे पर शाब्दिक हमला बहुत ज्यादा नहीं करते थे, लेकिन इस बार का जो तनाव है वो उस कल्याण सिंह और मुलायम सिंह के बीच के राजनीतिक तनाव से अलग इसलिए क्योंकि इस बार सीधे जवाबी हमला हो रहा है, धुआंधार, और उसी में भाषा की मर्यादा टूट रही है, उसी में राजनीतिक शिष्टाचार की देहरी लांघी जा रही है। ये सब चल रहा है। और जब बड़े लड़ते हैं तो स्वाभाविक है उनके पीछे जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो और दूनी ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि संदेश जाए कि भाई हम वफादार हैं। और इसी सब के बीच में एक स्थिति ये कि अखिलेश यादव जब योगी आदित्यनाथ पर हमला, राजनीतिक हमला करना चाहते हैं और करते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके फैसलों पर कम आलोचना करते हैं। वो उनके आलोचना के केंद्र में कहीं ना कहीं योगी, महंत, मठाधीश, यानी भारत की जो सनातन परंपरा से जुड़े ये शब्द हैं, इन पर आलोचना आकर ठहर जाती है। अब भी समाजवादी पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर ठीक रास्ता नहीं है। आप राजनीतिक व्यक्ति क्या की आलोचना करिए, प्रत्यालोचना करिए, समझ में आता है, लेकिन आप जो योगी है उसकी आलोचना करें, योगी की आलोचना करें। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग भूमिका है और योगी आदित्यनाथ की एक अलग भूमिका है। पीठाधीश्वर होने के नाते उनकी एक अलग भूमिका है, एक अलग स्वीकार्यता है, एक मान्यता है। उनके वस्त्रों के, उनके सन्यास की एक अलग गरिमा है, गुरु उसका एक आधार है भारत के सामान्य जन के बीच में, समाज में। और कल अखिलेश यादव जी ने इस बात की सफाई देने की कोशिश की थी कि मैंने कभी भी साधु संतों का, महंतों का अपमान नहीं किया, ना मैं कर सकता, लेकिन आज उन्होंने एक फिर ट्वीट ठोक दिया। घूम रहे क्या तमाम महंत, ऐसा करके एक दोहा बना के डाल दिया। अब उसके बाद से दोहों की बाढ़ आ गई, इधर वाले भी दोहा ठोक रहे, उधर वाले भी दोहा ठोक रहे। ऐसा लग रहा है कि सब बिहारी और जायसी हो गए। ये तरीका अनुचित है। इस योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि इस पूरे वाक युद्ध में सबसे दूरगामी संदेश वाली चीज क्या है, और उन्होंने उसी को पकड़ा और कहा कि समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई, इसीलिए भारत की संत परंपरा को लांछित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। तो जानते हैं कि यह चीज समाज को चुभती है, कष्ट देती है। ये समाज भारत के संतों के साथ अपमानजनक स्थिति हो, कोई उन पर अपमानजनक टिप्पणी करे, ये स्वीकार नहीं करता। मुझे लग रहा था कि शायद समाजवादी पार्टी भारत के सामाजिक और लोक जीवन के इस सत्य को समझती होगी तो इससे बचेगी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।
लेकिन नहीं, मुझे तो लगा कि नहीं, वो तो इसी पर मठाधीश, महंत, योगी इसी पर दोहा बना रहे हैं सब। अब दोहा इधर उधर से बनेंगे तो इधर से समाजवाद पर दोहा बन रहे हैं। अखिलेश जी के लिए, वो योगी जी के लिए बना रहे, ये लोग अखिलेश जी के लिए बना रहे हैं। अब दोहों से लड़ाई हो रही है, दोहों से। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस पड़ाव पर आकर ठहर गई है, सोचने वाली बात है। ये चिंतन का वक्त है, जब जनता को सोचना होगा कि राजनीति किस स्तर तक जाकर खड़ी हो गई। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं और फिर बहस में चलते हैं। उपचुनाव की गहमा गहमी के बीच उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चल रही जुबानी जंग अभी थमने का नाम लेती नहीं दिखाई दे रही, बल्कि यूं समझ लीजिए कि इस जंग में हर रोज एक नया रंग दिखाई दे रहा है। और इसी कड़ी में सपा मुखिया अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने फिर तपिश बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने लिखा, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत। अखिलेश यादव के इस तंज भरे ट्वीट के बाद कयास लगाए जाने लगे कि निशाना किस ओर है। अखिलेश यादव के इस तंज को सीएम योगी के अयोध्या और गोरखपुर वाले इस बयान से भी जोड़ा जा रहा है। अगर समाजवादी पार्टी का सही चेहरा देखना हो तो ये चेहरा इनका वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मुइन खान ने किया है। ये भी समाजवादी पार्टी का नेता है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसने भी एक बेटी के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में। नहीं, आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। सुल्तानपुर वाले एनकाउंटर के बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव में शुरू हुई सियासी बयानों की मुठभेड़ अब भाषा और संस्कारों तक जा पहुंची है। दरअसल सबसे पहले अखिलेश यादव ने माफिया और मठाधीश वाले बयान से माहौल गरमाया था। इस बयान के बाद ही सीएम योगी ने पलटवार किया और कहा कि इनमें औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। अखिलेश यादव एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स और ठोको फोर्स कहकर भी योगी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। वहीं अब बड़ी रार में भाषा वाली पोस्ट पर नया घमासान शुरू हो गया। मोर्चे पर आए केशव मौर्य ने कहा, सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी, आप कांग्रेस के मोहरा और श्री राहुल गांधी के दरबारी बनने के बाद से भाषा की मर्यादा भूल गए हैं और आपकी बयानबाजी से केवल संपूर्ण संत समाज का ही नहीं, प्रदेश की 25 करोड़ जनता का भी अपमान हो रहा है। ऐसे बयान के लिए आप सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे। आपकी भाषा ही सपा को समाप्तवादी पार्टी बनाएगी। बहरहाल यूपी के रण में सीएम योगी बनाम अखिलेश यादव के संग्राम में सवाल भी खूब शोर कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या दोनों का घमासान किसी और को मैदान नहीं देने की नीति है? क्या ये लड़ाई यूपी में केवल 2 विंडो फाइट वाला फॉर्मूला है? सवाल ये भी कि जिन्ना, औरंगजेब, भाषा और संस्कार तक पहुंची ये रात आखिर कहां तक जाएगी?
सवाल कई हैं और सियासत के रंग भी कई होते हैं। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। प्रशांत पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रशांत जी का स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अभिषेक जी का स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। और अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अरविंद सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत। जयतिलक जी, आपसे बात शुरू करूंगा। तनाव ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत में तो आनंद आता, लेकिन जब बहुत तनाव हो जाए, जैसे थोड़ी बहुत एसिडिटी हो तो आदमी हाजमोला और चूरन फाँक के काम चला लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाए, बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगे अंदर, तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है, नहीं? फिर कई बार अस्पताल जाने की नौबत आ जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी ऐसे ही एसिड से आप्लावित लग रही है मुझे। कैसे कैसे शब्द और कैसे कैसे दोहा गढ़े जा रहे हैं, अरविंद जी। हाँ बिल्कुल अमिताभ जी, वो कहा जाता है ना कि राजनीति जो है हर मसले को सिंपल स्लोगन में बदल देती है। अब देखिए, माफिया और मठाधीश, संत और धूर्त, औरंगजेब की आत्मा, जिन्ना, ये सारी चीजें रेखांकित करती है कि आप राजनीति में जिसे अपना विरोधी समझते हैं वो विरोधी नहीं रह गया, वो आपका शत्रु हो गया है और आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप जो है एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं। क्या यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि क्या आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में इन सारे स्लोगन के अलावा इन सारे जो प्रहार किए जा रहे हैं भाषा और संस्कार के जो तथाकथित जो शब्द हैं, क्या इसके अलावा कुछ और कहने के लिए नहीं बचा है? क्या जो हमारा विकास का मुद्दा है या हमारे जो कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल चाहे विपक्ष खड़ा करे या सत्ता पक्ष उसके पक्ष में अपना जो है स्वीकारोक्ति दिलाए, क्या उस पर विमर्श नहीं हो सकता है? देखिए, इसका सीधा मतलब है कि राजनीति में प्रहार वही हो रहा है जहां पे कायदे से चोट पहुंचे। शायद समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अगर हम जो है सनातन पर, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में ठीक उससे पहले किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जब समाजवादी पार्टी में थे, सनातन के खिलाफ जहर उगले, उनके लोग रामचरितमानस को फूके। 19 मई 2022 को याद होगा, अयोध्या में खुद अखिलेश जी कहते नजर आए कि आप जो है कहीं पे पत्थर रख दीजिए, लाल झंडा गाड़ दीजिए, पीपल पेड़ के नीचे मंदिर हो जाएगा। यानी शायद उन्हें लग रहा है कि अगर जितना हम तीखे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आने वाला उपचुनाव है, 2-2.5 साल बाद जो विधानसभा का चुनाव है, वो हमारे तरफ गोलबंदी मजबूत हो रही है, वो प्रयोग शायद उनको सूट कर रहा है, ऐसा कुछ मान रहे हैं। दूसरी तरफ योगी जी, अखिलेश जी के जो बयानात है जिसका आपने अभी जिक्र किया, क्या भाई योगी जी को कहिए, योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर के कहिए, आप जब महंत कहते हैं, मठाधीश कहते हैं, साधु कहते हैं, तो इसमें पूरे भारत का जो साधु समाज है, जनमानस उसी फ्रेम में फिट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू समाज की जो आस्था है उसको आप कुरेदने का काम करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से ये संग्राम जारी है। ठीक, मैं एक टिप्पणी अरविंद सिंह जी से भी लूंगा, फिर दो बड़े राजनीतिक योद्धाओं के पास जाऊंगा, भाजपा और सपा, जो अखाड़े में बिल्कुल तैयार है। अरविंद जी, मेरा प्रश्न ये कि हमने मुलायम सिंह और कल्याण सिंह का दौर देखा, उनके पूरे राजनीतिक जीवन पर मुझे एक टिप्पणी हमेशा याद रहती, वो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में ऐसी सेव हो गई कि वो कहते ही डाइल्यूट नहीं हो सकती, डिलीट नहीं हो सकती। एक बड़े नेता थे मुलायम सिंह की पार्टी के, सत्यपाल सिंह यादव, शाहजहांपुर को बिलोंग करते थे, अगर मैं सही स्मरण कर पा रहा हूं, केंद्र में मंत्री भी बने वो। सत्यपाल सिंह ने एक बार मुझसे कहा व्यक्तिगत बातचीत में, अब तो वो है नहीं तो उसको मैं सोचता हूं कि आज डिस्क्लोज कर ही दूं, उनने कहा भैया अग्निहोत्री जी, ये कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक ही जनरेटर से बिजली जला रहे हैं, अपना अपना बल्ब जला रहे हैं क्या, और दोनों एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं, बोले जानिए हो क्या। तब मैंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कई दृष्टांत उसके बताए, वो उनकी जरूरत नहीं यहां बताने की, लेकिन उन्होंने एक ये थ्योरी दी थी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त की राजनीति में राहुल गांधी चले गए नेपथ्य में, प्रियंका जी चली गई, अजय राय तो छोड़ ही दो, फिर जब राहुल प्रियंका ही फ्रेम में नहीं तो अजय राय क्या करेंगे, मायावती फ्रेम में आने की कोशिश करती हैं तो वो भी बार बार सीढ़ी से उतर जाती हैं, वो लगातार प्रोएक्टिव है, लेकिन सारा विमर्श कहां आके केंद्रित हो गया, 2 विंडो सिस्टम, क्या इधर उधर, बाकी सब बेखबर। क्या इसके पीछे वो पॉलिटिक्स है अरविंद सिंह? क्योंकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब मुलायम सिंह कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो कल्याण सिंह उस उधर से ललकारते थे, देखे कौन माई का लाल रोकेगा,
किसने मां का दूध पिया? क्या इधर उनके वोटर मजबूत, उधर उनके वोटर मजबूत? क्या अब आगे जो है सो है यही है। ये बात सतपाल सिंह ने पकड़ी थी, बड़ी महीन बात थी, लेकिन पकड़ के बुलाए थे, बोले भैया देख लो एक ही जनरेटर से कटिया डाल दोनों बल्ब जला रहे हैं। क्या देखिए अमिताभ जी, इसी विषय पर मैं एक दिन डिबेट में आ चुका हूं और जो कहना था वो मैं कह चुका हूं। आपने कहानी सुनाई, मैं आज की ये घटनाक्रम बताता हूं। एक इंडिया टुडे ग्रुप का एक न्यूज है कि सीएम योगी ने गाजियाबाद के रोजगार मेले में छात्र को दिया स्मार्टफोन, और अगली लाइन है कार्यक्रम के बाहर निकलते ही छीन ले गए बदमाश। अब इस न्यूज को टैग करके अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है। अखिलेश जी लिखते हैं कि देने वाले और छीन के वापस लेने वाले एक ही पक्ष के थे क्या? अब देखिए, अखिलेश जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रति आज 6 घंटे पहले की ट्वीट है। ये उनकी भाषा है और ये सोच है, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। और दूसरी बात, एक नीचे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता टिप्पणी करता है, यूपी का कन्हैया जय हो अखिलेश भैया। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि यूपी के हो जाने से कोई कन्हैया नहीं हो जाता है, और कन्हैया के बिरादरी से भी होने से कोई कन्हैया नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों चीजों के होने से कोई कन्हैया होता तो कंस और कृष्ण का तो डीएनए एक ही था और दोनों एक ही क्षेत्र में रहते थे, लेकिन दोनों का व्यक्तित्व विपरीत था। तो मुझे लगता है कन्हैया होने के लिए आचरण भी कन्हैया जैसा होना चाहिए। देखिए, राजनीति में आप आलोचना करिए और जम के आलोचना करिए। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो विपक्ष के नेता के नाते अखिलेश यादव जी का दायित्व है और धर्म बनता है कि उनकी आलोचना करें, लेकिन आलोचना करते करते अखिलेश जी को संपूर्ण संत समाज को गाली देने का अधिकार नहीं है। और एक बार वो गलती नहीं कर रहे हैं, उस गलती को बार बार दोहरा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने पिछले लोकसभा चुनाव में जो उनको आशीर्वाद दिया है, सीटें जो बढ़ाई है, वो जीत का नशा अखिलेश जी के सर से उतर नहीं रहा है, क्योंकि जीत के बाद विनम्रता आनी चाहिए थी शब्दों में, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। मेरे हिसाब से बेहद ठीक है। अब ऐसा भी ना बोलो वो जीत के बाद विनम्रता नहीं, ये तो जो प्रधानी चुनाव जीतता उसमें विनम्रता नहीं आती, वो दौर बीत गया आपने, वो सब ये तो शोकेस वाली बातें हैं, इनका जीवन में अर्थ थोड़ी ना है। जो पार्षद ही जीत जाता है वो मुंह चाट के घर से बाहर निकलता है और 4 लड़के साथ रखता है राइफल वाले ना। जो हार जाता है वो विनम्र होता है, जीतने वाला विनम्र हो जाएगा तो काहे को चुनाव लड़ा? फिर विनम्र होने के लिए चुनाव लड़ने की जरूरत है? फिर वैसे घर में पड़ा रहे विनम्र हो जाएगा थोड़े दिनों में? नहीं भैया अरविंद जी, इतना माल खर्च करे आदमी, शरीर गलाए और फिर भी विनम्र हो जाए? ना जी ना। आदमी पुलिस में जब भर्ती होता है तो इसलिए होता है ना कि उसके बाद डंडा हाथ में रहेगा। बोले पुलिस में भर्ती हो जाओ मास्टर साहब जैसे रहो, तो नहीं चलेगा ना। आएंगे अभी अभिषेक वाजपेयी। एक बड़ा प्रश्न, पर्देदारी, पर्दे के पीछे खड़े होकर बात क्यों? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनका नाम लेकर बात होनी चाहिए। अखिलेश जी को अगर कोई बात कहनी है तो सीधे नाम लेके कहें। क्या ये कौन दोहा बना रहा है कि जग में घूम रहे संत धूर्त संत अनंत? क्या आप सारी जग के संतों को लपेट लेंगे क्या? आप कह दोगे माफिया और मठाधीश एक ही है, ज्यादा अंतर नहीं। आप नाम लेके बोलो ना, तो व्यक्ति केंद्रित हो जाएगी बात। आप तो उस वर्ग को पूरे को लपेट रहे हो। नहीं, और मुझे नहीं लगता किसी भी राजनीतिक पार्टी जिसको भारत में चुनाव लड़ना है उसके लिए ये अच्छा रास्ता है ना। अभिषेक जी। धन्यवाद अमिताभ जी, और क्योंकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अरविंद भाई ने जब कई बातें कही थी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, किसी दूसरे व्यक्ति ने क्या क्या बातें कही थी, उन बातों का जिक्र किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीता माता को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा गया, राम जी की तुलना विष्णु और रम से की गई, हनुमान जी की जाति बताने लगे। तो इन सब के बारे में अरविंद भाई कहना भूल जाते तो बड़े, अरविंद भाई जैसे व्यक्ति के लिए बड़ा मतलब मुझे लगता है कि विचारणीय हो जाता है कि इनको भी ध्यान दिलाना चाहिए था। अब आ जाते हैं आपके प्रश्न पे, क्योंकि हमारे भाई ने एक बात और कही थी कि उन्होंने एक चीज़ों को जो आज की 15-20 मिनट आधे 1 घंटे पहले की जो ट्वीट था उसके बारे में जिक्र किया। उन्होंने जब बात कही कि सब एक ही पक्ष के थे क्या,
अरे भाई, जिस उत्तर प्रदेश में पुलिस लुटेरी बन जाए, एक सिटी से जा करके दूसरी सिटी में कांड करके चली आए, तो उसमें तो विचारणीय होना ही पड़ेगा ना। मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि सब एक ही पक्ष के थे क्या? देने वाला कोई और, बचाने वाला कोई और, छीनने वाला कोई और। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो बचा रहा है वही तो छीन रहा है आज की डेट में। अब आ जाते हैं आपका जो प्रश्न है जी। देखिए, क्योंकि जब आपने बात कही तो मुझे मेरे जहन में एक बात याद आ गई कि अभी कुछ दिन पहले एक बड़ी पॉपुलर न्यूज हुई थी, जहां पे एक मोस्ट वांटेड को बाकायदा उसमें मठाधीश बना दिया गया। किसको बना दिया गया? एक डॉन को बाकायदा मंडलेश्वर की जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि उसको उपाधि दे करके बैठाया जा रहा था। वो कौन था? जब उस पर जांच जब पता चला, बाद में चला कि वो एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, एक अंडरवर्ल्ड डॉन से उसकी संज्ञा, उसकी तुलना हो रही थी। तो वो क्या था? आखिर क्या चीजें हैं? हम किसको सही माने, किसको गलत माने? आपने आज की न्यूज में भी अमिताभ जी देखा होगा कि आज हम सब लोग आस्था को मानते हैं, हम सब लोग जुड़े हुए उसी से। तिरुपति की घटना आपने देखा कि कैसे गाय की चर्बी और इन सब चीजों से लेकर के किसको क्या कहा जाए आज के समय में, इस पे हम सबको विचार करने के साथ साथ ये देखना पड़ेगा कौन कितना सच्चा, कौन कितना अच्छा है। एक व्यक्ति की आप भाषा को बताएंगे, एक व्यक्ति कटेंगे तो बटेंगे को लेकर के आप आएंगे। अभिषेक बाबू, एक मिनट, एक महीन अंतर है जिसको देखने की जरूरत है। बाकी आप भी आजाद हो और ये भाजपा वाले भी आजाद हैं, लेकिन मेरी समझ कहती है एक महीन अंतर को नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा समाजवादी पार्टी का। ये मेरा अनुभव कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नाम लेके आलोचना करिए, 1 2 3 4 5 10 पॉइंट गिनाइए रोज, और हर 5 मिनट ट्वीट खड़काइए। किसी को क्या आपत्ति होगी? आप विपक्ष में करिए, वो जवाब देंगे। लेकिन आपको धूर्त संत घूमे अनंत, ये तरीका ठीक नहीं। और अखिलेश यादव के पास ऐसा कौन सा बैरोमीटर, थर्मामीटर है कि वो संतों की संतत्व को परीक्षण करेंगे? क्या देश में कोई स्वीकार करेगा इस बात को कि कोई नेता ये कहे कि नहीं हम थर्मामीटर ले आए हैं, हम सबकी बगल में लगाएंगे, असली संत है कि नकली संत है? चलिए, ये क्या हो सकता है? क्या नेताओं को ये अधिकार हासिल है क्या? नहीं ना, उनकी वो स्थिति भी नहीं। आपने बताया एक अपराधी महामंडलेश्वर क्या बना, ठीक है, बना, उसकी जांच हो गई, ठीक, लेकिन क्या कोई ये हिमाकत कर सकता है कि सारे साधु संतों की स्थिति यही है? नहीं ना। आप मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं, विपक्ष के नेता के नाते स्वागत है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन मैंने तो सिर्फ आपके साइड में खड़े होकर कहा कि ये सलाह कौन आदमी दे रहा है कि भैया ऐसा ट्वीट खड़का दो, जग में घूमे धूर्त संत अनंत। ऐसा कौन सलाह दे रहा है? जो भी सलाह दे रहा है वो आपका नुकसान कर रहा है वाजपेयी जी। क्या साहस से आप नाम लेके लिखो ना कि ये नकली है। ये छायावादी मामले में नुकसान हो जाएगा। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। गांव देहात में जाइए, पूछिए आदमी से, कोई आदमी इसको इंडोर्स करेगा कि नहीं? और नेताओं से तो कतई अपेक्षा नहीं देश रखता है कि वो तय करें कौन महंत अच्छा है, कौन संत असली है, कौन साधु असली है, कौन ऋषि असली है। नहीं ना, नेता थोड़े ना महामंडलेश्वर, शंकराचार्य और जगदाचार्य बनाएंगे। ये काम जिनके लिए है उन्हीं को शोभा पाता मित्र। नेताओं का सिर्फ इतना काम है, आप धर्म की सत्ता के सामने जब जाएं तो सिर झुकाएं। क्योंकि हमारे यहां कहा गया, जो संसद थी पुरानी, उसमें जहां स्पीकर बैठते थे लोकसभा में, उसके ऊपर लिखा था, वो अब भाजपा वाले नहीं लिख गए क्योंकि ये तो पैदा भी नहीं हुए थे तब जब वो बनी थी संसद, समझे वाजपेयी? तब उसके ऊपर लिखा था धर्म चक्र प्रवर्तनाय। क्या? धर्म के चक्र के प्रवर्तन के लिए ये है व्यवस्था। यतस धर्मो ततस जयो, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा है। जहां धर्म वहां जय। ये भारत है मित्र। यहां कविता कहानी नेता आपस में करें, ठीक है, लेकिन आप गैरिक वस्त्र को कटघरे में खड़ा कर देंगे, संत को खड़ा कर, संतत्व को खड़ा कर देंगे,
उसकी परंपरा को खड़ा कर देंगे तो ठीक नहीं। और कहना तो ये भी ठीक नहीं, मान लीजिए कि कोई ये कहे नेताओं में तमाम अपराधी हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई ये कहे कि सारे नेता अपराधी हैं तो मैं उसका खंडन करूंगा ना अभिषेक जी। क्या सारे नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं, हाँ अपराधी भी हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी हैं। और संत तो हमारे यहाँ लोकमानस में एक विशिष्ट छवि है उसकी। राजनीति जो कर रहा है उसको राजनीतिक तौर पर उत्तर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर खैर प्रशांत पटेल जी, ये आपका राजनीतिक फैसला है, ये मेरी टिप्पणी थी जो मैंने कर दी। बाकी हर पार्टी को जोखिम लेने का अधिकार है। समाजवादी पार्टी को लगता है कि नहीं अब की ये दांव खेल के देखेंगे तो अच्छी बात है। प्रशांत पटेल जी, इतना तनाव क्यों है? लग रहा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी बात ही नहीं बची, केवल योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, बोले बाकी सब खत्म, कुछ नहीं, टाटा बाय 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 हो गया। राहुल जी की भाषा में कहें तो खड़ाक खटाक। भाई 25 करोड़ में 2 ही लोग चलेंगे, बाकी सब खत्म कर दिए। बोले भाई 12 बजे हम बोलेंगे, बोले 1 बजे हम जवाब देंगे, फिर हम 2 बजे बोलेंगे, फिर तुम 3 बजे जवाब देना। बोले हो गया दिन पार, चलो इसी टीवी वाले बहस कर देंगे और काम खत्म, फिर कल की कल देखेंगे। जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार भैया। देखिए अमिताभ जी, वास्तविकता ये है कि अभी अखिलेश यादव का एक नया सलाहकार जुड़ा है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से बर्खास्त प्रोफेसर है, और वो अत्यंत ही कुंठित प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नक्सलवादी विचारधारा का व्यक्ति है, और वो भगवान को नहीं मानता, खाली प्रकृति को मानता है। वो अलग एक वैरायटी है यहाँ पर। वो मानसिकता का ही व्यक्ति अखिलेश यादव का ट्विटर चला रहा है, और चुनाव से अखिलेश यादव के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहा है, वही सारे सलाह दे रहा है। तो अभी पहले संतों की तुलना मठाधीश से की गई, अब संतों को सीधे धूर्त कह दिया गया है, यह आज विचार आ गया है। और अभी 3-4 दिनों से अगेंस्ट खाली ठाकुरों को ही टारगेट करके भी लगातार ट्वीट किए गए, वो भी उसी व्यक्ति द्वारा, अखिलेश जी की सहमत से। अखिलेश को लग रहा है कि वो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, तो समाजवादी पार्टी का नया अमर सिंह बनने का प्रयास कर रहा है। रामगोपाल जी भी थोड़ा पीछे हो गए हैं, और पहले जहाँ पर जनेश्वर मिश्रा जैसे विद्वान लोग होते थे तो वो बनने का वो प्रयास कर रहा है। अब वाजपेयी जी को चीजें नहीं पता होंगी, शायद पता भी होंगी, पता कर लें। तो उसी व्यक्ति के द्वारा, एक कुंठित मानसिकता के व्यक्ति द्वारा इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। और मुझे तो नहीं लगता कि अखिलेश जी अंदर से इतने अधार्मिक या हिंदू विरोधी होंगे, क्योंकि मैं तो डिम्पल जी के देखता रहता हूँ, हर नवरात्र में पूजा करती है, कन्या पूजन वगैरह भी करवाती हैं, उनके यहाँ ब्राह्मण भी, पुजारी भी आते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अंदर से, घर के अंदर उनकी किसी को ये मानसिकता ऐसी नहीं होगी। और वो क्लेम भी करते हैं कि वो सैफई में केदारनाथ जी की तरह मंदिर बनवा रहे हैं। रामगोपाल जी ने भी बोला है, रामगोपाल जी की भी हम फोटो देखते हैं मंदिर वगैरह में जाते हुए, कोई अधार्मिक बात वो करते हुए नहीं देखे हैं। तब देखिए, जिस पार्टी का, जिस नेता का सलाहकार ही ऐसा व्यक्ति हो, जो कुंठित व्यक्ति हो, नक्सली और कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति हो, तो उससे इसी तरह के बयान आने स्वाभाविक हैं। एक इनका किसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य से पीछा छूटा है, पहले उनको लेके इन्होंने बढ़ाया, अभी एक नया व्यक्ति आ गया है। तो ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। और ये राजनीति ठीक है कि लेवल तक आप राजनीति करिए। अब वाजपेयी जी इधर उधर घुमा रहे हैं, कह रहे हैं कि उसको जो अपराधी प्रवृत्ति का था महामंडलेश्वर बना दिया। भैया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया है। और हिंदू धर्म में बहुत सारे अंदर संप्रदाय हैं, कोई एक बॉडी द्वारा तो संचालित हिंदू धर्म है नहीं, सब अपने अखाड़े हैं, मठ हैं, संप्रदाय हैं, सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, और किसी एक छतरी के नीचे तो चलता नहीं। और उसमें अपडेट ये भी बता दूं कि जिस संत ने उसको महामंडलेश्वर बनाया था, अखाड़े ने उस संत को भी निकाल दिया, महामंडलेश्वर से तो हटा भी दिया गया। तो हमारे यहाँ तो कोर्स करेक्शन भी होता है, अगर कोई गलती होती है तो उसको ठीक भी किया जाता है। तो अगर कोई एक व्यक्ति गलत है, और भी कई ऐसे भगवा पहने हुए भी लोग हैं गलत काम करते हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। कोई हिंदू उनके पक्ष में खड़ा नहीं होता कि नहीं हमारा धर्म गुरु भगवा पहने तो हम इनको बचाएंगे। हम तो कहते ठीक है, गलत किया उसको कार्रवाई करिए, लेकिन उसकी आड़ में हम पूरे संत समाज को, पूरे हिंदू धर्म को, पूरे मठ को, उनको हम दोषी नहीं ठहरा सकते। अब ये कहते कि मठ जो है, मठाधीश जो है माफिया हैं। भाई मठाधीश तो जो सारे हमारे पूज्य 4 शंकराचार्य हैं, वो भी मठ के मठाधीश होते हैं। पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने भी 4 मठों की स्थापना की थी, उनके मठों के प्रमुख को मठाधीश कहा जाता है। तो हम कहते हैं कि भाई कोई अगर एक संत गलत है तो हम पूरे शंकराचार्य को, ये सारे मठाधीशों को हम गलत नहीं कह सकते। ये जो तरीका अखिलेश जी की राजनीति हो रही है समाजवादी पार्टी में, ये कहीं न कहीं एक सीम में ले जाके नकारात्मकता की तरफ लेकर के जा रही है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, मैं हमेशा इस बात पर बड़ा जोर देता हूँ कि नपना बराबर रखो, साहस बराबर रखो। हाँ, एक छोटी सी जानकारी दे दूं, राधे माँ जब महामंडलेश्वर बनी थी अभिषेक भाई, तो बाद में जब उनकी कुछ जानकारियां सार्वजनिक हुई तो अखाड़ा ने राधे माँ को
से महामंडलेश्वर की पदवी वापस ले ली, उनको बहिष्कृत किया। एक नोएडा के कोई चलता पुर्जा बन गया था महामंडलेश्वर, उसके बारे में भी जब जानकारी आई तो वही दृश्य दोहराया गया। ठीक, यहां नेताओं जैसा काम नहीं है कि रेप में जाओ, किसी में जाओ, साक्षात्कार में, बलात्कार में पार्टी नहीं हटा रही तो नहीं हटा रही। बाबाओं में अभी यही है कि आपका पता लगेगा कच्चा चिट्ठा, बोले भाई ने अलग करो, और उसको भी अलग कर देते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करता है, लेके आता है, वो बाबा भी बाहर जाता है। ये नेताओं में नहीं है अभी ईमानदारी, वहां है। खैर, अरविंद सिंह जी, मसला वही है कि व्यक्तिगत नाम लेके आलोचना हो तो आलोचना का दायरा तय हो जाएगा क्या? ये नाम लेने की बजाय साधु, महंत, मठाधीश ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। और जैसे अखिलेश जी ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं, क्या ऐसा ही वक्तव्य इमाम के बारे में दिया जा सकता है, ग्रंथी के बारे में दिया जा सकता है, पादरी के बारे में दिया जा सकता है कि उनमें और अपराधी में कोई अंतर नहीं? अरविंद सिंह जी, देखिए, ये किसी की औकात नहीं है कि किसी मौलाना के खिलाफ या इस्लाम के खिलाफ या किसी पादरी के खिलाफ टिप्पणी करे, किसी की औकात नहीं है। और टिप्पणी करेगा कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी, तो कल ही सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। और ये जो टिप्पणियां की जा रही, अनायास नहीं की जा रही, ये कोई संयोग नहीं है अमिताभ जी, ये प्रयोग है। और प्रयोग ये होता है इसमें कि हिंदू समाज की आलोचना करेंगे, हिंदुओं की आलोचना करेंगे, हिंदू संतों की आलोचना करेंगे और हिंदू धर्म ग्रंथों की आलोचना करेंगे। तो इन नेताओं के मस्तिष्क में है कि ऐसा करने पे अल्पसंख्यक समुदाय को, एक विशेष समुदाय को ये लगेगा कि आप उनके बहुत बड़े संरक्षक हैं, आप उनके बहुत बड़े हितैषी हैं और उनका वोट बैंक सॉलिड रहेगा। इसलिए एक खास समुदाय का वोट बैंक सॉलिड करने के लिए हिंदू समाज को बार बार इस देश में अलग अलग पार्टियों के द्वारा, अलग अलग नेताओं के द्वारा अपमानित किया जाता है। कोई ये पहली घटना नहीं है। ये जो इंडी गठबंधन है, इसमें आप देख लीजिए, प्रियांक खड़गे से लेकर, और स्टालिन का बयान आया था, उनका बयान देखिए, अखिलेश जी के पार्टी में जो नेता थे, रामचरितमानस को जो फूंकने का काम किए थे, उनका चरित्र देखिए। और अभी अखिलेश यादव जी लगातार, ये नहीं कि एक दिन वो बोल गए और चुप हो गए, फिर उस लाइन पर है। क्यों है? इसलिए कि उस विशेष अल्पसंख्यक समुदाय में ये बात बनी रहे कि हमारा कोई वास्तविक हितैषी है तो अखिलेश यादव, और इसके लिए होड़ मची है। ठीक है अरविंद सिंह जी, रुकना होगा, सभी दल प्रयास। जयतिलक जी, आपको क्या समझ में आता है इसके पीछे क्या है, बिहाइंड द कर्टन क्या है? जो सामने है वो तो सब देख रहे, भाई जो बात माइक से कही जा रही है, ट्विटर से कही जा रही है, वो तो सब देख ही सुन रहे। इसके पीछे क्या लग रहा है, इनसाइड स्टोरी क्या है? क्योंकि कोई भी अगर चीज, कोई भी रणनीति, कोई पार्टी, कोई नेता अपनाता है तो उसके पीछे कोई वजह होती है, नहीं? आपको क्या वजह दिखती? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए सही है। देखिए कि जो विपक्ष है उसकी जिम्मेदारी मानी जाती है कि भाई आप सरकार की जो खामियां है उसको उजागर आप करें, लेकिन यहाँ पे उजागर कुछ और करने की कोशिश हो रही है, या खुद कहें कि अपने को खुद कसौटी पर इस तरह से कसा जा रहा है कि देखिए हम जो है हिंदू समाज के खिलाफ खड़ा होकर के, तन करके, किस तरह से उसकी आलोचना करके हम अपने आप को जो है आपके निकट लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इंडी गठबंधन के बीच, विशेष रूप से कांग्रेस और सपा के बीच जो है ये होड़ मची हुई है कि हिंदू समाज के खिलाफ कौन सबसे ज्यादा जहरीला बयानबाजी करके जो है दूसरे के करीब, सबसे निकट जो है अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होता है। देखिए 2027 का विधानसभा चुनाव कोई आवश्यक नहीं है कि जो सहयोगियों की गठरी की गांठ है आज की तरफ पूरी तरफ बधी ही रहेगी, हो सकता है कि वो खुल भी जाए सीट बंटवारे को लेकर के, तो वहां पर जो है फिर जो माइनॉरिटी वोट है उसको बंटने की संभावना बढ़ेगी। तो उसमें अधिकाधिक जो है अपने तरफ खींचने के लिए एकमात्र जरिया यही है कि आप किस तरह सनातन के खिलाफ, संतों के खिलाफ, आस्था के खिलाफ इस तरह से खंभा गाड़ दे और अपने आप को जो है यह साबित कर दे कि नहीं, मैं ही सबसे बड़ा अलमबरदार हूँ, झंडा बरदार हूँ, जो आपका हितैषी हो सकता हूँ। तो यहाँ पे खुद को साबित करने के लिए किसी भी अंतिम छोर तक पहुंचने की
कोशिश हो रही है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जहाँ पे जो है हिंदू जनमानस जो है आस्था से जुड़ा है, संतों को लेकर के एक अपना आग्रह है भारतीय समाज में, उनके खिलाफ बारंबार जो इस तरह की बात की जा रही है। देखिए अमिताभ जी, अंतिम बात कहूंगा, देखिए प्रतिरोध का प्रस्तावना जो है बड़ा होना चाहिए, लेकिन मर्यादित भी होना चाहिए। कुछ इस तरह नहीं होना चाहिए कि वो खंजर की तरह, नस्तर की तरह जो है आपके आस्था के नस को जो है चुभोता फिरे। ठीक अमिताभ जी। अभिषेक भाई, एक छोटा सवाल लेकिन लोक मन का सवाल, लोग पूछेंगे भाई बड़ा नेता कुछ भी कहता है तो फिर उसकी क्रिया प्रक्रिया तो होती है। अखिलेश जी ने कहा कि भाषा से पहचानिए असली संत महंत, ऐसा कुछ है दोहा है, अब वरना जग में घूमते धूर्त संत अनंत, इस टाइप का है ना। मान लो हम ननकू हैं और हम पूछें कि भैया संत को कैसे पहचाने, ये तो आपने बता दिया, लेकिन अगर धूर्त वो नकली इमाम पहचानना हो तो क्या करें, तो क्या बताया जाएगा कि नकली इमाम को कैसे पहचाने? क्योंकि जब एक सुन लीजिए, जब आपने कहा कि भाई गाय के दूध का परीक्षण ऐसे करें, तो भैंस के दूध का परीक्षण का भी फार्मूला आपको देना पड़ेगा नहीं। जब आपने बताया असली साधु को कैसे जानो, उसका टेस्ट केस बता दिया, तो वही मान लीजिए कल को कोई आपके कार्यालय आए और पूछे कि हमें नकली असली इमाम में पहचान करनी है, तो कैसे करेंगे? इसका फार्मूला आप जारी करेंगे फिर अभिषेक जी? देखिए अमिताभ जी की जब जो भी भाषा होती है वो मर्यादित होनी चाहिए, लेकिन जब भाषा जब भी हम किसी भी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो कितना उकसावे को दिखाता है, कितनी चीज़ों को दिखाता है, हर एक शब्द क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, उसी से पता चलता है। जैसे अभी आपकी इस डिबेट में जब आपने एक प्रश्न हमारे बड़े भाई से किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी की औकात नहीं है। जिस टोन में उन्होंने कहा, तो उस टोन से पता चलता है कि किसकी क्या औकात है क्या नहीं है। उन्होंने इस बात को कहा था रेखांकित करते हुए, तो उससे आप समझ सकते हैं कि हर एक शब्द के मायने बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, किस रूपरेखा में कहना चाहिए। और जब बात अभी अरविंद भाई ने जब बात कही, तो जब इन्होंने ये बात कही कि हिंदू समाज और दूसरी जाति बिरादरी इन सब चीज़ों को लेकर के कही, तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब बहुत प्रचलित बयान हुआ उनका, कटेंगे तो बटेंगे, आखिर वो किस पर्याय में कहा गया था? बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा हमें। लेकिन मैं आज भी ये बात कहता हूं कि कोई भी भाषा हो वो मर्यादित होनी चाहिए, संयम के साथ होनी चाहिए। और जब भी चाहे वो कोई पुरोहित हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मौलाना हो, चाहे कोई भी, जब वो हम बात करते हैं तो समाज के हित में कितनी बातें रहती हैं और समाज के विरोध में कितनी बातें रहती हैं, इन सब की चीज़ों को देखने से ही पता चलता है कि कौन व्यक्ति समाज के हित वाला है, कौन व्यक्ति हित के साथ नहीं। बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं, क्या हम ऐसा दोहा बना के पोस्ट कर सकते हैं कि जग में इमाम भेष में घूमते जग में धूर्त अनंत, ऐसा कह सकते हैं? देखिए बिल्कुल, अगर कह सकते हैं तो फिर मैं इसको ओके करूंगा। मैं कहूंगा भाई आप में साहस है, आपने तराजू बराबर रखा, ना इधर झुके ना उधर झुके। कहीं पे भी इमाम वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, क्या ये बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है आपके द्वारा? नहीं, बिल्कुल, जिस जगह पे चीज होगी तो बिल्कुल लिखा जाएगा। नहीं लिखा नहीं गया, अगर बात आएगी तो बिल्कुल लिखा जाएगा। अभिषेक बाबू देखो, तमाम खबरें रोज आती हैं, हम तो खबरों को ही काम करते हैं, तमाम खबरें रोज आती हैं कि मौलवी पकड़े गए, रुक जाओ भैया अरविंद जी, कि मौलवी पकड़े गए 12 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करते हुए, रोज बवाल आता है। क्या अभी मुरादाबाद में मस्जिद में जो मारपीट हुई थी वो किस लिए हुई थी? इसी चक्कर में तो हुई थी, इसी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के बवाल हो गया था, वहां हिंसा हो गई। सुन लो, क्या आपने ऐसा ट्वीट किया? आप कर सकते हैं क्या कि इमाम वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत? इमाम और धूर्त को आप जोड़ सकते हैं क्या? सिर्फ इतना कुछ मेरा प्रश्न है। और अगर नहीं जोड़ सकते मेरे भाई, तो भाजपा से लड़िए। आपको ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि आप संत को धूर्त से जोड़ देंगे? अब भाजपा से लड़ो ना यार। जी अभिषेक जी। जी देखिए, हर किसी संत को नहीं कहा गया है। अरे भाई आपने लिखा तो यही है, भाषा से पहचानिए असली संत महंत, वरना जग में घूम साधु वेश में घूमते धूर्त महंत। ये बात तो मैं खुद भी कह रहा हूं, मैंने अभी आपके सामने उदाहरण दिया कि एक एक शब्द के कई मायने होते। उदाहरण के तौर पे मैंने औकात वाली बात भी बताई।
इसी वजह से मैं कह रहा हूं, क्या योगी आदित्यनाथ जी जो अपने आप को संत कहते हैं, जो ठीक है एक पीठाधीश्वर है, कहीं के गोरखनाथ के हैं, बिल्कुल ठीक बात है, तो लेकिन क्या उनकी भाषा क्या इतनी मर्यादित है? हर एक चीज इतनी मर्यादित है? वो अपने आप को संत कहलाने लायक है? भाई ये तय कौन करें? नेता तय करेंगे कि संत कैसे बने। मेरी आपत्ति सिर्फ इतने पे है, आप ये तय करो टिकट किसे देंगे, अध्यक्ष किसे बनाएंगे, महामंत्री की दर्जा किसे देंगे। यार ये सब कुछ आप ही लोग ले लोगे, नेता ही लोग। तो अखाड़ा परिषद में आ जाओ यार, फिर ये अखाड़ा छोड़ो, फिर भूस अखाड़े में आ जाओ, कनकल चलो। आप तय कैसे करोगे कौन संत है कौन नहीं है? समाज ने आपको क्या मान्यता दी है? कोई मान्यता नहीं दी इस धार्मिक क्षेत्र में, तो नहीं ना। आप कैसे तय कर सकते हो भाई? ना आप कर सकते हो, ना भाजपा कर सकती है, ना सपा, ना बसपा, ना भाजपा, ना जनता दल, ना लोकदल। वो आपका डोमेन ही नहीं है। कल को आप असली साहित्यकार नकली साहित्यकार बताने लगेंगे। ऐसा ना करो दादा। आप फुटबॉल के खिलाड़ी, फुटबॉल खेलो, आप क्रिकेट में क्यों हाथ आजमा रहे हैं? खैर, प्रशांत पटेल जी, एक ये भी बड़ा पॉपुलर वो है चर्चा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को 2 विंडो रखिए। क्या? बाकी साइड में जितना है सब ट्रिम कर दो। होता है ना, दाढ़ी ट्रिम कराते हैं आदमी, वैसे बोले ट्रिम करो, इधर से हटाओ साइड वाले। क्या? 2 विंडो काटो सीधे सीधे, एक में ये एक में ये। और बोले इन्हीं में फिर जवाबी कीर्तन चलने दो। ऐसी कुछ रणनीति है। जैसा मैंने उदाहरण आपको दिया सतपाल सिंह यादव का। क्या? पुराने आदमी थे, देखा है उन्होंने राजनीति को करीब से, मुलायम सिंह जी के बड़े प्रिय थे, केंद्र में मंत्री रहे। उन्होंने जब ये कहा कि भैया एक ही जनरेटर से दोनों कटिया डाल के अपना अपना बल्ब जला रहे हैं, कुछ वैसी स्थिति बन रही है क्या? क्योंकि मायावती की भी चर्चा नहीं हो पा रही, राहुल गांधी की भी नहीं हो पा रही, प्रियंका गांधी की भी नहीं हो पा रही, और किसी की नहीं हो पा रही। भाई एक ट्वीट से निपटे तब तक दूसरा ट्वीट आ जाता है। अब दोनों इतने बड़े हैं कि चलाना पड़ेगा, उस पर डिबेट भी करनी पड़ेगी। नहीं देखिए, तो प्रदेश में कितनी विंडो रहेंगी वो तो राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। पर ये कि पिछले 8-10 सालों से तो 2 ही पार्टियां मुख्य रूप से हैं, समाजवादी पार्टी के अलावा बाकी जो विपक्षी दल हैं, बसपा और कांग्रेस, वो कमजोर हैं। तो उसमें तो ऐसा तो है नहीं कि उनको किसी ने रोका है चुनाव लड़ने से। समाजवादी पार्टी तो पहले बसपा के साथ चुनाव लड़ी 2019 में, अभी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन है। तो हम भारतीय जनता पार्टी तो अपने छोटे दलों के साथ लड़ती है, सहयोगी दलों के साथ, 4 दलों के साथ। पर अभी की जो बात है, समाजवादी पार्टी किस दिशा में जा रही है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ रहा, पूरा हिंदू विरोधी चरित्र रहा। अभी उन्होंने नया डिस्कोर्स अभी जो संतों को टारगेट करना स्टार्ट किया है, साथ ही साथ एक जाति विशेष को भी टारगेट करना स्टार्ट किया है। इनके ऑफिशियल हैंडल्स तक से कि अगर कोई दूसरी जात का भी कोई आरोपी अपराधी पकड़ा जाता है, उसको भी कह देते हैं कि ये ठाकुर है। तो अभी फतेहपुर में एक घटना हुई 1 सप्ताह पहले, उससे 2 लोगों ने एक अनुसूचित जात के व्यक्ति को पिटाई किया, उनके नाम के साथ सिंह यादव लिखा था, पर जो आरोपी थे, लेकिन उन्होंने यादव हटा दिया, खाली सिंह कर दिया। अभी समाजवादी पार्टी के पक्ष के लोग डीएम, एसपी, मंडलायुक्त की लिस्ट डाल रहे हैं कि देखिए पूरा ठाकुरवाद चल रहा है। अभी मुझे तो ये नहीं पता चाहता कि ये जो मूर्ख लोग पत्रकारिता कुछ कर रहे हैं सोकॉल, इनको ये नहीं पता कि भाई उत्तर प्रदेश में सिंह टाइटल बहुत सारी जातियां लगाती है, ओबीसी जातियां भी लगाती हैं, एससी जातियां भी लगाती है। सिंह टाइटल पे किसी कोई कॉपीराइट तो है नहीं कि हर जो भी सिंह लगाया होगा वो ठाकुर ही होगा। तो इस तरीके की लेवल पे लोग, इस निचले स्तर पे लोग इसको लेकर के आए हैं। मैंने तो ये चीज बोली भी है कि समाजवादी पार्टी परिवार में 3 इनकी बहुएं छत्तीय समाज से हैं, अखिलेश जी की पत्नी स्वयं छत्तीय समाज से हैं, और ये लोग पूरा ठाकुरवाद के विरोध का झंडा उठाए घूमे हैं। तो ये लोग तो स्वयं एक एक्सट्रीम नकारात्मकता की तरफ जा रहे हैं। आप मुद्दों पे टारगेट करिए कि मुद्दों करना है, और ये कहना कि वो अपने आप को संत कहते हैं, भाई संत योगी जी कहते नहीं, संत हैं, उन्होंने दीक्षा ली है 22 साल की आयु में जाकर के। कोई ऐसा कि उन्होंने नहीं कि अपने कोई संत कोई पदवी नहीं कि उन्होंने धारण कर लिया, उन्होंने दीक्षा ली है, संत हैं, और एक हजारों साल पुराना मठ है, वहाँ के वो महंत हैं, उत्तराधिकारी जीवन पर्यंत रहेंगे। राजनीति में तो भले चाहे 20-30 साल बाद वो संन्यास ले लेंगे, संत तो रहेंगे, जीवन पर्यंत रहेंगे, मठ के प्रमुख भी रहेंगे जब तक किसी और अन्य को उत्तराधिकारी नहीं बना देते हैं जब वो चाहते हैं। तो ये कहना एक गलत बात है कि वो संत अपने आप को कहते हैं, या किसी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है।
और अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी से लोगों को तो सर्टिफिकेट वैसे भी नहीं लेने की आवश्यकता है जो जाति पूछ के सवालों के जवाब देते हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार हमने देखा अखिलेश यादव सामने वाले से जात पूछते हैं, कोई ब्राह्मण पत्रकार मिल गया, अच्छा आप ये हो, आप तो फलाना विचारधारा के लोग। तो जो व्यक्ति, जो पार्टी जात के आधार पर लोगों को टारगेट करती हो, कभी ब्राह्मणों को टारगेट करेगी, कभी ठाकुरों को टारगेट करेगी, वो दूसरों को संत का सर्टिफिकेट दे, ये उचित नहीं है। ठीक बात है। अरविंद सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कहूंगा, उसके पहले एक हल्के फुल्के अंदाज में कहूंगा। प्रशांत पटेल जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी संत हमेशा रहेंगे, राजनीति में भले 3-4 साल रहे और संन्यास ले लें। ये आपने बहुत रिस्की बात। 20-30 साल का भाई, 20-30 साल। हाँ तो ठीक है, वो तो रहेंगे। उनका कहना है कि वो समाज, संतों का काम समाज सेवा है, उनको संत का ही काम समाज सेवा है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कह रहा था अमिताभ जी कि हमारे मित्र वाजपेयी जी बैठे हैं, पर्सनली नाम लेके अटैक कर, मैंने पे अटैक किया। आपने आदित्यनाथ जी को जो कोट किया है, वो आपने कहा कि आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कटोगे तो बटोगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे। तो इसमें बुराई क्या है? वेद से लेके सारे नीति शास्त्र और पंचतंत्र ये कहते हैं संगठित रहो, संगठित नहीं रहोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अमिताभ जी, ऋग वेद जो इस संसार का सबसे प्राचीनतम पुस्तक है, वो कहता है, उसका 10वां मंडल, कि संग गच्छध्वम संग वदध्वम संग वो मानसी जानताम देवा भागम यथा पुरो संजना नाम उपासते। मतलब साथ रहो, साथ चलो और एक साथ सोचो और संगठित होके जीवन व्यतीत करो और एक साथ उपभोग करो। तो उन्होंने गलत क्या कहा है? योगी जी कहे कि असंगठित हो जाओ, इसमें आपको आपत्ति क्या है? उन्होंने कहा है संगठित रहो, तो क्या दिक्कत है? कोई भी समाज जो संगठित नहीं रहता है, उसके विनष्ट होने की संभावना बहुत होती है, उस पर आपको आपत्ति है। और आपत्ति जब दर्शाते हैं आप, तो ध्यान रखिए उन्होंने कहा क्या है, ठीक ठीक आपको कोट करना चाहिए। और दूसरी मैं पूछूंगा, बार बार जातियों का नाम लेते हैं अखिलेश यादव जी, योगी जी की आलोचना करिए। ठाकुर है इस उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ों की संख्या में ठाकुर रहते हैं। सारे ठाकुरों ने क्या अपमान किया है? आपको किसने अधिकार दे दिया है कि रोज आप ठाकुरों को अपमानित करेंगे, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे? एक तरफ आपको चाहिए और दूसरी तरफ एक जाति विशेष का नाम लेकर सुबह से शाम तक आप अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आप मुख्यमंत्री की आलोचना करिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकार कहां से आता है? अरे अभिषेक भाई, आप ठाकुरों को अपमानित करेंगे, ये ठीक है अरविंद जी। ठीक है जयतिलक जी, इस लड़ाई को अब आगे किधर जाता देख रहे हैं? क्योंकि जितने अस्त्र चल गए, अब ये तो चलेंगे नहीं दोबारा, अब इससे और ज्यादा तीखे आएंगे, तो किधर जाता देख रहे हैं लड़ाई को? अभी तो इंटरवल भी नहीं हुआ, अभी तो सिनेमा शुरू हुआ है। आगे कहां तक जाएगी स्टोरी? बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए यह लड़ाई जो है भारतीय जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के जो एक सामाजिक एकता, सामाजिक सौहार्द है, उसके सेहत के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। जब हम जो है जाति की लड़ाई लड़ने लगते हैं किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, धर्म को लेकर के जो है टीका टिप्पणी करने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो एक राजनीति का जो एक स्वभाव है उससे दूर चले जाने लगते हैं, या जो एक अपना मुद्दा जो राजनीति का होना चाहिए, चाहे जो जनता के लोक हित में, उससे हम दूर जाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर कभी थोड़ी देर पहले आपने बहुत सही कहा कि वो टू फ्रेम जो बनाने की कोशिश हो रही है, क्या यह कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की कोशिश तो नहीं है कि जो इस बार जो है चुनाव में जो दलित मतदाता है उसके तरफ शिफ्ट हुआ है, कहीं वो स्पेस थोड़ा बहुत बसपा चाहता रही है कि हम ले लें, कहीं उसको जो है नजरअंदाज करने, नेपथ्य में डालने या कांग्रेस को नेपथ्य में डालने की कोशिश तो नहीं हो रही है? इस दिशा में भी जो है कहीं ना कहीं जो है यह विमर्श आगे जाकर के जाता हुआ दिखेगा। तो ये इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि अखिलेश यादव जो बार बार जो है जो पीडीए की बात करते हैं, जो दलितों की बात करते हैं, वो किसी और को, राजनीतिक दल को वो स्पेस देना नहीं चाहते हैं और सीधे मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखना चाहते हैं। उपचुनाव होगा, अभी उपचुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है ये वैमनस्यता की जो लड़ाई है, जो 24 घंटे युद्ध लड़ने का जो शब्दों के जुगाली के जरिए हो रहा है, या कहीं ना कहीं और अधिक तीखे होंगे 2027 तक, मुझे यही लग रहा है। अभिषेक भाई, एक और नैरेटिव चल रहा है कि भाई फला सारे 10 डीएम के नाम डाल दिए, बोले ये भी सिंह है, ये भी ठाकुर, ये भी ठाकुर, 10 कमिश्नर गिना दिए, कुछ और अधिकारी बाबू गिना दिया।
अब जब आप गिनाओगे तो भाई आजकल तो सब चश्मा पहन रहे हैं, बढ़िया लेंस वाला। कुछ खोजी लोग लग गए क्या, वो ले आए, बोले भैया अरे भैया इनने तो ओबीसी की 50 जातियां जो सिंग लगाती हैं उनको और एससी की बीसीओ जातियां जो सिंग लगाती सबको ठाकुर बता दिया। उनने उनकी असली बताई, बोले ये कुर्मी है, ये धानुक है, धीमर है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। नहीं, अब बोले भाई आपने इनको ठाकुर कोटे में कैसे रख दिया, अब उसकी फजीयत हुई घूम रही है। नहीं, आपको नहीं लगता बड़े नेताओं को इससे बचना चाहिए? ये आप लोग खेलो अंताक्षरी समझ में आता है क्या? मान लो कोई आपकी काट भी कर देगा, तथ्य गलत भी सिद्ध कर देगा, तो भी क्या है, कुछ नहीं, आप हंस के दूसरा ट्वीट ठोक देना क्या। लेकिन बड़े नेताओं को इससे बचना चाहिए। नहीं, वो कोई बात कहे तो फिर वो जांच परख के कही जाए। मुझे लग रहा है उसमें होमवर्क कम हुआ। अब अधिकारियों की ओरिजिनल जात बताई जा रही है क्या? अब उस लिस्ट से 20, 25, 30 लोग निकल गए इसी में, ओबीसी में। शिवम जी रेस्टोरेंट में दे दीजिए। अभिषेक जी। अमिताभ जी, आपकी प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन जब हमारे बड़े भाई ने बात कही तो मुझे लगता था कि उनको एक लाइन और, जब योगी जी की बात मैं तो खुलेआम कह रहा हूँ, मुझे कोई गुरेज नहीं है, पर्सनली नाम लेकर के कह रहा हूँ, तो इनको एक लाइन और जोड़ देनी चाहिए थी कि प्रेम भावना मत बसे, प्रेम भावना मन बसे तो सब दिखे मीत, प्रेमी मन के अस्त्र से रे मानव जग जीत। ये लाइन जोड़ देते तो आपको भाई साहब और अच्छा लगता, क्योंकि देखिए समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम एक मुख्यमंत्री का नहीं होता, एक संत का नहीं होता। आखिर मैंने पहले भी बात को कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, आखिर ये किस लिए कहा गया? एक संत के मुंह से आपने किस संत के मुंह से एक बात को सुन लिया था? ये तो आपके प्रश्न का उत्तर था। अरे ये तो अब जैसा कि आपने तो कटेंगे, संगठित रहिए, ये तो नीति शास्त्र कहता है कि बटिए मत, संगठित रहिए। अरे अब आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अपनी बात पूरी करो भैया, अपनी बात पूरी करो जी। अब अमिताभ जी ने जो बात कही थी, अमिताभ जी आपको याद होगा कि पिछले सत्र में आदरणीय जब मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी से कहा था कि जब पूरी सारी चीजें जितने भी थी यादव भर्ती कर दी गई थी और ये अधिकारी यादव थे, वो अधिकारी यादव थे, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनसे वो लिस्ट मांगी थी जो आज तक ना दे पाए। 7वां साल चल रहा है, 8वां साल चलने को आ गया, तो आज तक वो लिस्ट ना दे पाए। और एक बात मैं जरूर अपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए जाति की कैटेगरी जो है वो कोई भी व्यक्ति कुछ भी लगा लेता है, मैं इस बात से सहमत हूं। क्योंकि आप शर्मा में देखेंगे तो शर्मा ब्राह्मण भी हैं, नाई भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, हर एक अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग कर लेते, कोई कुछ भी लगा लेता है। लेकिन हमको वही तो कह रहे भैया, मान लीजिए कोई शर्मा बढ़ई है, कोई नाई है, तो उसको ब्राह्मण के कोटे में ना रखो, ना ब्राह्मण को उसके कोटे में रखो, इतना ईमानदारी तो बरतो। यही बात आलू अलग रखो, टमाटर अलग रखो। अरे यही तो बात हम भी कहना चाह रहे हैं। हर किसी को आप थोड़ी ना जोड़ देंगे, हर किसी का बंटा धार करके समाजवादी पार्टी के खाते में जोड़ देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है ना। अभी तो जो आपने लिस्ट वो की है, अखिलेश जी ने एक लिस्ट को रिट्वीट किया है, इसका मतलब उन्होंने उससे सहमति जताई, उस पर प्रेज भी किया। तो मैं वही कह रहा हूं, उस लिस्ट का पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में 25-30% आदमी बाहर हो गया। अमिताभ जी, पोस्टमार्टम का तो आपको अच्छे से पता है कि ये तो वो लोग हैं जो कार के नंबर को 2 पहिया के नंबर में भी ले आते हैं, आपको ध्यान होगा। और जब अपनी बारी आती है तो वो सालों साल गाड़ी के नंबर नहीं निकल पाते हैं। देखो भैया, ऐसी बात आप ना बोलो, मैं एक छोटा सा बता दूं, फिर प्रशांत के पास जाऊंगा। चारा घोटाला का जब मुकदमा चला, आप मत बोला करो वहां लालू जी से रिश्तेदारी है, इधर सब भाई एक समस्या हो जाएगी आपके। तो उसमें ये चार्जशीट में है कि स्कूटर के मोटरसाइकिल के नंबर ट्रक में इस्तेमाल कर लिए गए, क्या चार्जशीट में है। लालू जी ऐसा कौतुक कर चुके हैं, वो चार्जशीट में, मैं नहीं कह रहा, तो चार्जशीट कह रही, जिस चार्जशीट के आधार पर उनको सजा हुई, ऐसा भी नहीं कि आरोपी हैं, सजा काटे आए, सजा याफ्ता रहे। और अब तो दूसरे केस में भी मामला हो गया, आज नौकरी के बदले जमीन वाले मामले में भी
इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो खैर मैं ये कह रहा था कि अधिकारियों की जाति का इस कदर पोस्टमार्टम ठीक नहीं, वो शासन प्रशासन की जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित करता है, चाहे इधर वाले करें चाहे उधर वाले करें। भाई इससे बचना चाहिए। नेताओं में करो, एमएलए एमपी में जात बिरादरी का खेल खेल ही रहे हो, और तो अच्छे से खेलो यार। अब आज सोशल मीडिया पर हर जिले के पुलिस कप्तान का वंशावली लोग बांचे दे रहे हैं, क्या कलेक्टर का बांचे दे रहे हैं वंशावली? ये क्या हो रहा है? बिटिया के ब्याह करना है क्या? नहीं ना। अरे उनको जिला चलाना है यार। वो कुर्मी हो तो क्या समस्या, वो ठाकुर हो तो क्या समस्या, वो दलित हो तो क्या समस्या, वो बामन हो तो क्या समस्या? वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, बस इतनी बात होनी चाहिए। बोले ये ठाकुर हैं, अरे ठाकुर हैं तो नौकरी नहीं करेंगे, रोक है। ब्राह्मण है, बोलो ब्राह्मण नहीं करेंगे, दलित है दलित नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं ना मित्र। और जो सर्विस को पास करके आया है संघ लोक सेवा आयोग के, वो योग्य है, ये तो मान ही लीजिए, कोई जात हो उसकी। नहीं सबने हो जाते आईएएस आईपीएस। उनको इस दलदल में ना घसीटिए, ये मेरी विनम्र विनती है। आपकी मर्जी, आप चाहोगे घसीटेंगे तो घसीटेंगे भाई, बिल्कुल। प्रशांत पटेल जी, ये वाक युद्ध कहां तक जाता दिख रहा है? इश्क की मंजिलें और भी हैं, ऐसा कुछ मामला है? देखिए अमिताभ जी, वाक युद्ध इसलिए बढ़ रहा है कि 2 महीने तक तो अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी को और कांग्रेस को ये लगा कि हमारी सरकार बन गई है, और पिछले 1-2 महीने से आप देखें जिन जिन जिलों में समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बेलगाम हो गए हैं। मैं तो इसमें डेली ट्वीट कर रहा हूँ वहाँ की घटनाओं पर, जिन जिन जिलों पर। गाजीपुर में कल परसों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता था संदीप यादव, उसने खाली मनबड़ई में गुंडाई स्थापित करने के लिए वहाँ के टेंट वाले के यहाँ फायरिंग कर दी दिन दहाड़े, तो पुलिस ने उसका इनकाउंटर किया। अब उसको कहेंगे भाई जाति को टारगेट कर रहे हैं। गाजीपुर हो, सहारनपुर हो, बलिया हो, जहाँ जहाँ जीते। फतेहपुर में तो एक इनके आदमी ने पुलिस के ही बिल्ला छीन लिए, पुलिस से भी नहीं डर रहे हैं। और जब कार्रवाई होती है तो फिर को जाति याद आती है कि हाय हाय हमारे जाति को कर दी, ये स्थिति है। और दूसरी बात, जो 2011 की पीसीएस वाली बात होती है उसका मैं फैक्ट बता देता हूँ। 389 पदों के लिए भर्ती निकली थी, उसमें से 86 पद ओबीसी के लिए आरक्षित थे। 86 पदों में से 54 लोग जो हैं उस पीसीएस में यादव सिलेक्ट हुए थे, 50 ओबीसी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए थे, 4 ओवरलैप करके जनरल कैटेगरी में किए गए थे। ये लिस्ट यूपीएससी की वेबसाइट में, हमसे मत मांगिए, उसमें सब चीज है ऑन रिकॉर्ड। भैया अभिषेक जी ये बता रहे हैं कि वेबसाइट पे पड़ी है लिस्ट, 80 में 50 54। हाँ ये कह रहे हैं। बस हाँ, उसमें चूंकि अमिताभ जी यूपी में क्या होता है, जैसे यूपीएससी में क्या होता है, जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है उसको आईएएस कह दिया जाता है सामान्य भाषा में। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कोई पीसीएस क्वालिफाई करता है उसको एसडीएम कह दिया जाता है। तो उन सबको एसडीएम कहना गलत है, क्योंकि 56 या 86 एसडीएम की वैकेंसी या डिप्टी एसपी की वैकेंसी कभी उत्तर प्रदेश में निकलती नहीं, स्वाभाविक है, 20-30 लोग ही निकलती, बाकी अन्य पदों की होती है। तो वो जो 54 लोग यादव जिनके जाति नाम रखा, तो उसमें देखिए यादव कोई वो है नहीं, यादव टाइटल तो कोई और व्यक्ति का लगाता नहीं, कोई और जाति का, एक ही जाति के लोग लगाते हैं। सिंह में तो कंफ्यूजन है, शर्मा में कंफ्यूजन है। तो 54 लोग यादव ही थे, वो एसडीएम नहीं थे, पीसीएस सिलेक्ट हुए थे। उसमें से कुछ एसडीएम भी बने होंगे, कुछ डिप्टी एसपी भी बने होंगे, जेलर भी बने होंगे, अन्य पद बने होंगे। तो इसमें कोई विवाद नहीं है, ये तो आपने सिलेक्ट किए। 86 में से जो ओबीसी का हक था, 86 में से आधे से अधिक 60% तो आपने एक जाति को दे दिए। और उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी की 600-700 जातियां हैं। आज आप पीडीए का नारा देते हैं। जो चयन आयोग थे, लोक सेवा आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चारों आयोगों के अध्यक्ष यादव बना दिए। चलिए मान लीजिए 3 तो ठीक थे, उनमें कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जो पीसीएस का अध्यक्ष था लोक सेवा आयोग का, अनिल यादव को बनाया। अनिल यादव तो 12वीं में 2 बार फेल हुआ था, वही से क्वालिफाइड नहीं होता, फेल आदमी बन ही नहीं सकता। और बाद में जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो ये संज्ञान में आया हाईकोर्ट के कि उसका जो रिज्यूम था वो समाजवादी पार्टी कार्यालय से भेजा गया था, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते से भेजा गया, किसी मंत्रालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से नहीं भेजा गया था। तो आप अगर ये भी अगर लॉजिक लाते हैं कि भाई यादव को हमने रिकमेंडेशन देने किया, तो भाई किसी पढ़े लिखे योग्य भी यादव को लाते। आपने किसी अपराधी को लाया जिसके ऊपर 4 मुकदमे थे,
और आज अगर कोई ठाकुर अपॉइंट भी हुआ है, कोई वो भी यूपीएससी क्वालिफाई करके सीनियरिटी के आधार पर अपॉइंट हो रहा है ना, कोई किसी अपराधी को तो अपॉइंट नहीं किया गया। अभी इन्होंने एसटीएफ को ठाकुर पोस्ट बना दिया, उसमें एसटीएफ में जो सेकंड नंबर के जो रैंक है यादव जी है, नारायण यादव जी डीआईजी जो हैं। आप अमिताभ यश की तो जाति बता देते हैं, और नारायण यादव जी को नहीं बताते जो सेकंड नंबर पे, और भी अन्य जातियों के लोग हैं। ये भी हो सकता है कि संयोग से लोग आ गए हों, अन्य पदों पे भी हैं। अभी चीफ सेक्रेटरी की आप लिस्ट निकाल दीजिए, उत्तर प्रदेश में 7 साल में कौन कौन चीफ सेक्रेटरी बने, डीजीपी भी दूसरी जाति के भी लोग बने। तो ये इस चीज को एक लेवल पे जाति पे लेकर के जाना, ये कहीं पर भी उचित नहीं है। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी 30 सेकंड, आप क्या कहना चाह रहे थे? बस 30 सेकंड, जल्दी से, समय कम। जब बात बिरादरी की आती तो अमिताभ जी, मुझे वो दिन भी याद आया था कि 2022 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें अयोध्या से लेकर के कई जिलों के ऐसे लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए थे जहां पे उन्होंने समाजवादी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी के ना सुनकर के जनता जनार्दन की बात सुनी और निष्पक्ष चुनाव कराने की बात आगे बढ़ाई थी। उनका सिर्फ इसी वजह से ट्रांसफर कर दिया कि वो यादव थे, इस वजह से। और कई जगह पे जब उन्होंने ठीक है अभिषेक भाई, तो ये बात कहना बड़ा बेईमानी सा लगता है। ठीक है, ये बात कहनी बड़ी बेईमानी सी लगती है। ठीक है। देखिए, 2-3 बातें बड़ी साफ है। एक तो जात पर बात खत्म हुई, तो जात से ही पहले एक टिप्पणी करूं। एक ये विवाद समाप्त हुआ जो बार बार उठता था कि भाई लिस्ट लाओ। वो प्रशांत ने बताया कि लिस्ट वहां वेबसाइट पे पड़ी, तो कोई किसी से क्यों मांगो, जैसा जिससे मांगो वो प्रिंट निकालेगा, कागज खराब करेगा। वेबसाइट पे तो वहीं देख लो। बात इतनी है कि 80 सीटें थी ओबीसी के लिए आरक्षित। प्रांतीय सेवा, उसको एसडीएम नहीं बोलो, प्रांतीय सेवा, जैसे केंद्रीय सेवा वैसे प्रांतीय सेवा। प्रांतीय सेवा के 80 पद आरक्षित थे ओबीसी के लिए। 1000 के आसपास जातियां होंगी ओबीसी की उत्तर प्रदेश भर में, लेकिन उसमें 54 अकेले यादव भर्ती हुए ओबीसी के आरक्षित 80 पदों में से। शेष प्रसाद बाकियों को बटा। क्या वैसे नहीं होता? मंदिर में भाई बोले चलो वो लड्डू नहीं चूरा दो, लेकिन दे, ठीक है, बूंदी बांट दो। तो ये कह रहे हैं, बस बाकी कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो मूल विषय है वो ये कि आप आलोचना दूसरे राजनीतिक दल के अध्यक्ष के नाते किसी करिए, नेता के नाते करिए, सरकार में है तो मुख्यमंत्री है तो करिए, मंत्री हैं तो करिए। ये लोकतंत्र का सौष्ठव है, लोकतंत्र का लालित्य है। इसमें कहीं कोई संकट नहीं, कहीं कोई प्रतिबंध नहीं, निषेध नहीं। लेकिन जब आप ये कहते हो कि भाषा से पहचानिए असली संत, वरना जग में घूमते धूर्त संत अनंत, इस टाइप की जो भाषा, जो दोहा बनता है, आप नाम लेके बोलो ना, मेरी आपत्ति खत्म हो जाएगी। संत अनंत तो नहीं चलेगा, धूर्त। और अगर मान लीजिए आप ये चलाना ही चाहते हो जबरिया, तो क्या ऐसा ही दोहा आप अपने सहायकों से कह सकते हो कि भाई ऐसे ही एक दोहा इसलिए लिख के दो, इमाम वेश में घूमते धूर्त अनंत, ऐसा एक कर सकते हैं कि नहीं ना? कोई सलाह भी देगा तो आप कहोगे मरवाओगे क्या? ना, ये फालतू बात ना किया करो यार, सारा गणित खराब कर दोगे आप वोट का। नहीं कर सकते ना। तो भाई संत ने क्या बिगाड़ा? साधु वेश में घूमते जग में धूर्त अनंत, साधुओं ने क्या बिगाड़ा? हम तो उस देश के व्यक्ति हैं, उस भाव के व्यक्ति हैं कि हमको कहीं भी साधु दिख जाता है, हम उसके, हमको पुलिस में थोड़े नहीं कि उसका बायोडाटा जांचे, हम वैसे ही प्रणाम कर लेते हैं, महाराज प्रणाम। क्या ये भारत है मित्र? ये जहां चिकना पत्थर देखता है वो महादेव समझ के ललाट नीचे रख देता है अपना। हम पेड़ की पूजा करते हैं, हम नदी की पूजा करते हैं, हम उस देश में हैं मित्र। प्रणाम कोई हमको फोर्स नहीं करता कि प्रणाम करो, ये हमारे मन का उत्सव है कि हम संत दिखा हम प्रणाम। संत से जात भी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। वस्त्र देखा, माला देखी। मैं हैरान इस बात पर हुआ देखकर कि राजनेताओं को ये किसने अधिकार दे दिया कि आप संतों का डोमिसाइल चेक करेंगे कि असली है कि नकली है? संत आपसे कुछ मांग रहे? नहीं। संत संत हैं, उनको अपने नियम रहने दीजिए। आपकी समस्या योगी आदित्यनाथ से है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से।
गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर से तो कोई समस्या नहीं रही। और पुराने लोग जानते हैं कि उस मठ में सब जाके प्रणाम किए। मैं नाम को खोलकर संकट नहीं पैदा करूंगा, लेकिन सब प्रणाम किए जब बड़े महंत थे। नहीं अभिषेक जी, कोई उनके बराबर में तो बैठा नहीं, सब नीचे बैठे क्या? और किसी ने भी नहीं कहा और भाई कैसे हुआ वैद्यनाथ, नहीं ना, जो गया सो भूइष्ठ हुआ, बोले बाबा प्रणाम, है ना। ये भारत की संस्कृति है मित्र, इसमें क्या समस्या है? राजनीतिक तर्कों के आधार पर लड़िए। और एक चीज जो और है कि वो जाति बताने का मसला अधिकारियों की सोशल मीडिया पर चल रहा है, बूम है। अब उसमें आपने ओबीसी जातियों के, एससी एसटी जातियों के जो हमारे अधिकारी हैं उनको सबको ठाकुर बना दिया। नहीं, अरे वो लोग जब पर्स लिस्ट देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि गुरु हमारी जाति भी बदल दी इन लोगों ने। नहीं, वो आरक्षित वर्ग के योग्य लोग हैं, आपने सबको ठाकुर घोषित कर दिया। अभी ठाकुरों से आपका प्रेम है, ये नाराजगी है, ये आप जानो। और तीसरी आखिरी बात ये कहूंगा कि ठाकुर भी इसी भारत भूमि की संतान है, यादव भी इसी भारत भूमि की संतान है मित्र। अगड़ा भी पिछड़ा भी सब, कोई रहे सरकारी सेवा में। हां, ऐसा नहीं कि उसका प्रतिनिधित्व प्रथम दृष्टया बहुत असंतुलित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 1000, 2000, 500 की आरक्षित वर्ग की जातियां मालूम है अभिषेक बाबू कितनी है भारत भर में, क्या 6000 के आसपास, क्या अब उन 6000 में पता लगे 4 जातियां ही 80% आरक्षण का लाभ ले रही है और बाकी सब वेटिंग रूम में है, तो फिर तो सवाल उठेगा ना। नहीं, रोहिणी कमीशन ने इसी बात को तहकीकात की है, इसी की रिपोर्ट सबमिट की है। और जिस दिन रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट आ गई, सार्वजनिक हो गई, उस दिन सिर ना फूटे तो मेरा नाम बदल देना, क्या अगर लठ न चले राजनीतिक दलों में। वो हाहाकारी रिपोर्ट है भैया, हाहाकारी। मुझे उसके कुछ तथ्य पता है। 97% जयतिलक जी, अरविंद जी, 97% आरक्षित वर्ग के, पिछड़े वर्ग की जातियों को आरक्षण का बतासा भी नहीं मिला। क्या लड्डू तो छोड़ो, बतासा तक नहीं मिला। 3% में सारा डब्बा बट गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अभिषेक भाई, असली क्रांति उस दिन होगी। एक हिंदी की बड़ी प्रसिद्ध कविता थी, नहीं हिंदी की नहीं, शायद उर्दू का था, कि जिस दिन महिलाएं अपना हक मांगेंगी उस दिन धरती हिल जाएगी। ठीक, मैं इसी को दोहराता हूं दूसरे अंदाज में। जिस दिन ओबीसी की जातियां आरक्षण में अपना हक मांगने के लिए खड़ी हो जाएंगी ना अभिषेक जी, भारत की राजनीति अनुलोम विलोम करेगी, जहां शीर्षासन सिर नीचे और पांव ऊपर। और नहीं हो जाए ऐसा तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। अगर ऐसा ना हो जाए उत्तर प्रदेश, बिहार में, उनकी झोपड़ी में अभी तक एक किरण नहीं पहुंची है भैया आरक्षण की। सच बता रहा हूं, एक किरण भी नहीं पहुंची। क्या? अरे मैं बतासा तक दे देते तो उनको कुछ सबर होता। आप लड्डू बतासा सब खुद ही खाई जा रहे हो सब लोग। 97% को कुछ मिले ही नहीं, बतासा निपटा दिया। और सैकड़ों जातियां तो ऐसी हैं जिनको 0% पार्टिसिपेशन मिला, 0%। भारत की संसद ने तो सारे पिछड़ों के लिए आरक्षण किया था मित्र। यह आरक्षण की लूट कैसे हो गई? ये रहजनी कैसे हो गई? ये डाका कैसे पड़ गया? ये जूता गांठ रहा, वो जूता ही गांठता रहा। और भैया बलेरो से चले और मर्सिडीज तक आ गए, मर्सिडीज से जहाज तक चल रहे हैं सब लोग। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट जिस दिन आ जाएगी ना भारत की, मैं तो कहूंगा मोदी जी की सरकार से कि सब काम से पहले रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को कैबिनेट स्वीकार करे, पार्लियामेंट में रखिए मंडल की तरह, जैसे मंडल की रखी गई थी, और कानून बनाइए। देखें तो आरक्षण ऐसे नहीं हिलेगा अभिषेक बाबू ना, ऐसे नहीं।
ऐसे हो जाएगा। क्या? ऐसे ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सामाजिक न्याय तब आएगा, बाबा साहब जो चाहते थे वो तब होगा, बीपी मंडल जो चाहते थे वो तब होगा, ज्योतिबा फुले जो चाहते थे वो तब होगा। उसकी प्रतीक्षा करिए। धन्यवाद।